बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मीरपुर ढाका में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के हाथों 104 रन की शिकस्त ने पाकिस्तान टीम को शदीद दबाव में ला खड़ा किया है। सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल करने के बाद अब बांग्लादेश का मोराल बुलंद है, जबकि कौमी टीम सिलहट पहुँच चुकी है, जहाँ दूसरे और आखिरी टेस्ट में कमबैक की उम्मीदें वाबस्ता हैं। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान टीम एक बार फिर सवालात की ज़द में है। बतौर कप्तान शान मसूद अब तक 15 में से 11 टेस्ट मैच हार चुके हैं और इस दौरे पर वो अपनी अहलिया के हमरा मौजूद हैं। इसी तरह इमामुल हक भी अपनी अहलिया के साथ बांग्लादेश में मौजूद है, मगर मैदान में बैटर्स की कारकर्दगी ने शायकीन क्रिकेट के दिल तोड़ दिए। पहले टेस्ट में कौमी बैटिंग लाइनअप मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी। नौजवान बैटर्स के अलावा टॉप ऑर्डर हो या मिडल ऑर्डर, कोई भी बैटर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना या उसको उठाने में कामयाब दिखाई दे नहीं रहा और यही नाकामी पाकिस्तान के लिए शिकस्त की बड़ी वजह बनी। अब सिलहट टेस्ट में कौमी टीम के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज़ बचाने, एतमाद बहाल करने और नाकिदीन को जवाब देने का आखिरी मौका बन चुका है। शायकीन की नज़रें इस बात पर जमी हैं कि आया पाकिस्तान टीम दबाव से निकलकर कम बैक कर पाती है या बांग्लादेश एक और तारीखी कामयाबी अपने नाम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवायती बातें, मुस्बत सोच और कम बैक के बयानात ज़रूर सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैदान में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी मुसलसल सवालिया निशान बनी हुई है। बांग्लादेश के हाथों पहले टेस्ट में 104 रन की नाकामी के बाद शान मसूद एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में आ गए हैं। पहले टेस्ट में नाकामी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद का कहना था कि उन्हें उम्मीद थी कि सेट बेटर इनिंग को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे, मगर बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। उन्होंने कहा कि मुस्बत पहलू ये रहा कि नौजवान बैटर आज़ान ओवैस और अब्दुल्ला फजल ने अच्छी क्रिकेट खेली और अपनी सलाहियतों का इजहार किया। शान मसूद के मुताबिक बतौर कप्तान वो ये नहीं कह सकते कि किसी एक बॉलर या बैटर ने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, क्योंकि शिकस्त की जिम्मेदारी पूरी टीम पर आयद होती है। हम एज ए टीम सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आई थिंक मोमेंट्स थे बॉलिंग में पहली इनिंग्स में, बॉलिंग में सेकंड इनिंग्स में, बैटिंग में पहली इनिंग्स में, बैटिंग में सेकंड इनिंग्स में, जो टेस्ट क्रिकेट जिसमें टेस्ट क्रिकेट माफ़ी नहीं देता। तो टेस्ट क्रिकेट में जब तक आप वो परफेक्ट गेम नहीं खेलेंगे, जब तक आप गेम की सिचुएशन को उसके हिसाब से नहीं खेलेंगे या ज़्यादा गलतियां करेंगे, तो हमेशा टेस्ट क्रिकेट में आप रिज़ल्ट के दूसरी साइड पे हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें देखनी होंगी, चाहे वो शॉट सिलेक्शन हो, चाहे वो गेम के ऐसे मोमेंट्स हों जिसमें बॉल में हम या फील्ड में हम बेहतर कर सकते थे। और देखें एट द एंड ऑफ द डे बात सबके लिए मतलब क्लियर है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी और ऑब्वियसली रिजल्ट्स के हिसाब से ही एट द एंड ऑफ द डे आप जज करेंगे कि कौन किधर खड़ा होता है। बट कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बस एक साइड पे ये एक्सट्रीम कर लो, ये दूसरा एक्सट्रीम कर लो। ऑब्वियसली इसको ऑब्जेक्टिवली देख के और एज ए टीम हमारे पास अभी सेकंड टेस्ट मैच है, हम सही तरीके से इसको एनालाइज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो हमने इधर गलतियां की हैं वो बिल्कुल दोबारा रिपीट ना हो। नवंबर 2023 में जब बाबर आजम के बाद शान मसूद को पाकिस्तान टेस्ट टीम की क़यादत सौंपी गई तो उसे पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई सोच और नए दौर की शुरुआत करार दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद थी कि एक संजीदा, पुरसुकून और तज़ियाती जहन रखने वाला कप्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट में इस्तेहकाम देगा, मगर वक्त गुजरने के साथ उम्मीदों की जगह सवालात ने ले ली। शान मसूद की कप्तानी का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया के दौरे से हुआ, जहाँ पाकिस्तान को 3-0 से वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश के हाथों तारीखी सीरीज़ बदतरीन शिकस्त ने न सिर्फ टीम बल्कि खुद कप्तान की साख को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। बतौर कप्तान शान मसूद अपने इब्तदाई 6 टेस्ट मैचेस हारने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बने और यही वो मरहला था जहां तनकीद ने शिद्दत इख्तियार की। अगरचे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में 2-1 की कामयाबी ने वक्ती तौर पर फ़िज़ा बदल दी, मगर मजमूई आदाद व शुमार अब भी उनके हक़ में नज़र नहीं आते। 15 टेस्ट मुकाबलों में 11 नाकामियाँ, सिर्फ चंद कामयाबियाँ और दूसरी जानिब ज़ाती बैटिंग परफॉर्मेंस भी मुस्तकिल मिजाजी से महरूम दिखाई दे रही है। कप्तान होने के बावजूद शान मसूद अक्सर वो बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे जिसकी टीम को ज़रूरत थी। वो मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग में 9 और दूसरी इनिंग में सिर्फ 2 रन बनाकर टीम को बीच मझधार में छोड़ गए। बतौर कप्तान 15 टेस्ट मैचों में वो 2 सेंचुरियों के साथ 964 रन बनाने में तो कामयाब हुए,
लेकिन 11 नाकामियों में जब भी टीम को उनकी ज़रूरत पड़ी वो कारकर्दगी ना दिखा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगरचे उन पर एतमाद बरकरार रखते हुए उन्हें मज़ीद मौका दिया है, लेकिन शायकीन का सब्र अब कम होता जा रहा है। अब आने वाली सीरीज़ सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए नहीं बल्कि खुशान मसूद के मुस्तकबिल के लिए भी इंतहाई अहम बन चुकी है, क्योंकि अगर नताइज और ज़ाती कारकर्दगी में बेहतरी ना आई तो शान मसूद की कप्तानी भी पाकिस्तान क्रिकेट के उन तजुर्बात में शामिल हो सकती है जो उम्मीदों के साथ शुरू हुए मगर अंजाम तक ना पहुंच सके। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में जहां मेज़बान बांग्लादेश ने ग्रीन टॉप पिच तैयार करके पाकिस्तानी बैटर्स को मुश्किल में डाल दिया था, अब सीरीज़ का दूसरा और फैसलाकुन मरहला सिलहट में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान टीम पहली मरतबा टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान में उतर रही है। सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कंडीशन ढाका से ख़ास मुख्तलिफ समझी जाती हैं। आदाद शुमार वाज़े करते हैं कि इस मैदान पर फास्ट बॉलर के मुकाबले में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है और यही चीज़ एक बार फिर मैच के नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। इस ग्राउंड पर अब तक मजमूई तौर पर 5 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें बांग्लादेश ने 3 में कामयाबी हासिल की जबकि 2 मुकाबलों में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि मेज़बान टीम को यहाँ दोनों नाकामियाँ जिम्बाब्वे के हाथों बर्दाश्त करना पड़ी। बांग्लादेश ने इस मैदान पर अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2025 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था, जहां मेज़बान टीम ने 47 रन से फतह अपने नाम की थी। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की कामयाबी के असल हीरो उनके स्पिनर और तजुर्बेकार बैटर साबित हुए। बाएं हाथ के स्पिनर तेजुल इस्लाम और ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मेराज ने पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप को जकड़े रखा और अहम मौक़ों पर विकेटें हासिल करके मैच का रुख मेज़बान टीम के हक़ में मोड़ दिया। दूसरी जानिब कप्तान नजमुल हसन शांटो और मिडल ऑर्डर बैटर मोमिनुल हक ने ज़िम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी बॉलर के खिलाफ शानदार शराकत कायम की, जिससे बांग्लादेश को मजबूत स्कोर बनाने में मदद दी। अब सिलहट टेस्ट से पहले पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी इसलिए भी बज रही है क्योंकि इन चारों बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का इस मैदान पर रिकॉर्ड गैर मामूली रहा है। बाएं हाथ के स्पिनर तेजुल इस्लाम सिलहट में खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचों में 31 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं और वो इस ग्राउंड पर सबसे ख़तरनाक बॉलर शुमार होते हैं, जबकि ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मेराज भी यहाँ 22 शिकार कर चुके हैं, जो स्पिन सास कंडीशन में उनकी महारत को जाहिर करता है। बैटिंग में मोमिनुल हक सिलहट के टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 374 रन बना रखे हैं, जबकि कप्तान नजमुल हसन शांटो भी इस मैदान पर शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। वो 5 टेस्ट में 371 रन स्कोर कर चुके हैं, जिसमें 2 सेंचुरी इनिंग शामिल हैं। आदाद शुमार वाज़े करते हैं कि सिलहट की कंडीशंस बांग्लादेश टीम के लिए किसी होम एडवांटेज से कम नहीं और पाकिस्तान को सीरीज़ बचाने के लिए इन फॉर्म स्पिनर और मजबूत मिडल ऑर्डर का तोड़ निकालना होगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए 23 मई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। मिचेल मार्श की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा करने वाली वर्ल्ड चैंपियन टीम में अहम और तजुर्बेकार खिलाड़ी शामिल नहीं है। इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 मई से लाहौर में वाइट बॉल टीम के लिए कैंप लगाने का ऐलान किया है, जिसके लिए 28 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के हवाले से अपडेट के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल, बताइएगा कि कप्तान शाहीन आफरीदी बांग्लादेश में टेस्ट टीम के साथ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए कोच माइक हैसन किस अंदाज की टीम का इंतखाब करने का इरादा रखते हैं? जी ये बिल्कुल पाकिस्तान की अगली असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ है, जिसमें उसने 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। जहां तक आपने जो क्वेश्चन किया टीम की सिलेक्शन के हवाले से, तो आज के दौर में कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहा। अगरचे कप्तान शाहीन आफरीदी इस वक्त टेस्ट टीम के साथ मौजूद है बांग्लादेश में और अभी अगले 16 मई को वहाँ पर टेस्ट मैच खेला जाना है और उससे पहले यहाँ पर एक कैंप का दिया गया है। ये जितने भी 28 लड़के कैंप में बुलाए गए हैं, ये मुमकिन तौर पर इनमें से कुछ खिलाड़ी आ सकते हैं जो वनडे स्पेंड होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए। तो उस हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई थी। टेलीफोन के ऊपर ही सिलेक्टर्स ने पहले यहाँ पर अपना होमवर्क मुकम्मल किया। माइक हैसन अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद लाहौर पहुंच चुके हैं। पिछले 8-10 रोज़ हो चुके हैं। इस दौरान उनकी भी बातचीत होती रही, शाहीन आफरीदी के साथ भी उनकी बातचीत हुई और उसके बाद ये एक कैंप का सिलसिला शुरू किया जा रहा है जो कि 15 मई से होगा और इसमें 28 खिलाड़ी बुलाएंगे। इसमें से कुछ खिलाड़ी होंगे, लेकिन जो स्क्वाड आखिरी था बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने वहाँ पर खेली थी और उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उसमें
यंगस्टर्स को मौका दिया गया था। अब उसमें से फ़हीम अशरफ जो हैं उनको जो 28 लड़कों का कैंप है उसमें नहीं बुलाया गया। इसी तरह हुसैन तलत हैं, वो भी नहीं है। इसी तरह मोहम्मद नवाज पहले भी टीम में नहीं थे, अब भी नहीं है। तो जो हम लोगों को इतलात मिल रही हैं वो यही हैं कि अगले 3 से 4 रोज़ में एक बाकायदा तौर पर दोबारा मुशावरत होगी 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए शाहीन आफरीदी के साथ। शुक्रिया आपका सोहेल इमरान, लाहौर से हमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ की हवाले से अपडेट कर रहे थे। उधर पाकिस्तान की साबिक़ बैडमिंटन चैम्पियन पलवशा बशीर ने कनाडा में खेला जाने वाला मास्टर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। 2009 में नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन पलवशा बशीर एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। कैनेडियन मास्टर इवेंट में चैम्पियन बनने वाली पलवशा बशीर के हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए हमें अपडेट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी। पलवशा बशीर की कैनेडियन मास्टर बैडमिंटन फ़तह की क्या तफसीलात हैं, फैज़ान लाखानी? जी अजय, ये कनाडा में चैंपियनशिप हुई थी, कैनेडियन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से पलवशा बशीर शरीक हुई। 35 प्लस एज कैटेगरी में ख़वातीन सिंगल्स के मुकाबले में शरीक हुई और नाकाबिल शिकस्त रहते हुए उन्होंने टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में उनका मुकाबला कनाडा की एना राइस से था, जिसको उन्होंने शिकस्त देकर ये एजाज अपने नाम किया। तो एक ये अच्छा एक स्टेप, एक और फैदर उनके कैरियर में, पलवशा बशीर के कैरियर में, जो माजी में पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर मेडल्स हासिल कर चुके हैं। काफी मरतबा उन्होंने टाइटल्स जीते सिंगल्स के और डबल्स के, और पाकिस्तान की टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। तो अब कनाडा में जाके मास्टर्स चैंपियनशिप में उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहुत शुक्रिया फैज़ान लखानी आपका। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और पाकिस्तान में खेलों के हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के किरदार पर बात होती रही है और बैनुल-सूबाई राब्ता डिवीज़न के किरदार के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू होती रही है। और आज इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम आपको लेकर चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राब्ता डिवीज़न, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एड हॉक सरबरा और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड का इजाफी चार्ज जिस शख्सियत के पास हैं, मोयुद्दीन वानी साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। और कुछ वक्त कम था, कुछ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही थी और आपके साथ गुफ्तगू हो नहीं पा रही थी, और आप रात को चूँकि जल्दी सो जाते हैं तो इसलिए माह रमज़ानुल मुबारक में भी आपसे रब्ता हो नहीं पा रहा था। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ से आप मुनासिब समझे। रिसेंटली जी जब हमारी अंडर 18 टीम जा रही है, आप हॉकी पे आए तो उस पर बात करते हैं। जब जापान जा रहे हैं, उसके बाद प्रो लीग पे हम इंग्लैंड और हॉलैंड जा रहे हैं और बेल्जियम जा रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशियन गेम्स हैं। तो हमारा बड़े अरसे बाद एक साल में अगले 4 में इंटरनेशनल टूर्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, एक अच्छा एक्सपोजर और एक अच्छा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हमें मिलेगा। अच्छा, सवाल अगर मैं आपके सामने ये रखना चाहूँ मोयुद्दीन वानी साहब, क्या पाकिस्तान हॉकी के मामलात इतने ज़बो हाली का शिकार हो गए थे कि एड हॉक लगाना ज़रूरी हो गया था? इसे एड हॉक कहें या ना कहें, आपने ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, ओलंपियन हसन सरदार को हॉकी के मामलात के लिए कमेटी का सरबराह बनाया है। क्या हॉकी के मामलात बिल्कुल हाथ से निकल गए थे कि इसको ठीक करने के लिए आपकी खिदमत हासिल करना पड़ी? नहीं, क्योंकि जो पिछली कमेटी थी उन्होंने रिजाइन कर दिया था और इश्यूज इसके प्रोफेशनल से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और मैनेजमेंट के थे। तो बीइंग अ सेक्रेटरी, चूँकि ये मेरा कोई इंतजामी तजर्बा तो है 30-31 साल का मुख्तलिफ इदारों को चलाने का, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एंड बोर्ड्स, तो मुझे इंटरम तौर पे लाया गया कि इसके सिस्टम्स को ठीक किया जाए, गवर्नेंस को बेहतर किया जाए और एक पूरा सिस्टम इवॉल्व किया जाए ग्रास रूट से लेकर टॉप तक, ताकि जो बाद में आने वाले हैं उनको फिर सिर्फ उसको रन करना हो और ये सस्टेनेबल हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन है और इंशाल्लाह मिल के करेंगे। और इस दफ़ा हमने तालीम को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया है, तो तालीमी बोर्ड पाकिस्तान के सरबराह को अपने साथ पॉलिसी कमेटी में लाए हैं। वो भी इंशाल्लाह तमाम हम ग्रास रूट पे जितने एजुकेशन के इदारे हैं उनको भी फंड करके, सपोर्ट करके हम प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे लाएंगे। लेकिन मोयुद्दीन वानी साहब, थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊंगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को इस वक्त आप लुक आफ्टर कर रहे हैं। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी या सदर, उसका हॉकी के साथ ताल्लुक़ रहा है। आपने जिस तरह अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया कि एडमिनिस्ट्रेटर वर्क में आप काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं, काफ़ी आपके पास वसीअ तजुर्बा है, तो इस मामले को आप किस तरह जो है वो इस पर जवाब देना चाहेंगे?
ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट का और टेक्निकल एक्सपर्टीज का। जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसके लिए हमारे एड हॉक कमेटी में हॉकी टॉप प्लेयर्स मौजूद हैं, नीचे सिलेक्शन में भी टेक्निकल लोग हैं, कोचिंग में भी टेक्निकल लोग हैं। हमने उनके लिए एक एनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसमें हम उनको वसाइल दें। देखिए आपको मुझसे बेहतर पता है कि हॉकी फेडरेशन के माली मामला बहुत वीक थे, इनके पास बजट ज्यादा नहीं होता था, बच्चों के भी अलाउंसेस के मसाइल थे, तो हमने आके उसमें सपोर्ट किया और हमने गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से आपको देखें सपोर्ट वो करेगा दो क्राइटेरिया पे, एक आप परफॉर्म बेहतर करें, दूसरा आपकी इंटेग्रिटी ठीक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो क्राइटेरिया अल्लाह का करम है कि हमारा सोशल कैपिटल अच्छा है, तो हम मिलके काम कर रहे हैं। हमने 8 साल के बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है और ओलंपियन ताहिर जमान साहब जिस तरह हॉकी टीम के साथ काम कर रहे थे, आपने आकर कुछ उखाड़ पछाड़ ज़रूर की है, कुछ तब्दीलियां भी की हैं इंतज़ामी हवाले से। क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि ओलंपियन ताहिर जमान की तरफ आप दोबारा देखेंगे? आपके शायद में नॉलेज में ताहिर जमान साहब के साथ में ऑलरेडी राब्ते में हम थे, ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे थे, हम उनको प्रोसेस के जरिए सिस्टम में ला रहे थे। तो कुछ दिनों में ताहिर जमान साहब हमारे साथ फॉर्मली इंगेज हो जाएंगे। मतलब सिस्टम में उनका रोल रीडिफाइन किया है, बजाय कि वो एक टीम के साथ कोच रहे हैं, हमने उनको ओवरऑल, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम किया और मेरी पूरी बैकिंग उनको। आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक मसला पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ रिहाइश का था, दूसरा मसला ये था कि स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि हम $40 देंगे, खिलाड़ी कहते हैं कि हमें $115 चाहिए। ये मुझे बताइए कि आगे आने वाले टूर्नामेंट में क्या आप मैकेनिज़्म बना रहे हैं, $40 है या $115 है? पहले तो मैं बताऊं कि आपको मैं वर्ल्ड कप तक का मैंने सारा बजट इकट्ठा कर लिया है। तो इस वक्त प्रो लीग, एशिया कप, वर्ल्ड कप तक होटल से लेके, फ्लाइट से लेके, इनके अलाउंसेस से लेके, इनके वीजा से लेके एवरीथिंग इज बुक्ड और मैंने $110 ही रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ, बेहतरीन। तो अभी मुझे ये भी बताइए कि ये वसाइल बड़ी मुश्किल से मिले हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि जब मैं आया था तो मेरे अकाउंट में, PHF के अकाउंट में सिर्फ 23 लाख थे, तो लेकिन हमने गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, PSP से हमने लिए, अब प्राइवेट सेक्टर भी हमारी सपोर्ट में आ गया है, तो इंशाल्लाह, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बगैर ही हमने वर्ल्ड कप तक का अपना सारा बजट कवर कर लिया, तो इंशाल्लाह। आपको पता है कि एक इंटरनेशनल टूर में अगर 25-26 बंदे जा रहे हो, उनके बोर्डिंग लॉजिंग के एक्सपेंडिचर्स, उनके ट्रैवल और सारा कॉस्ट और वो बहुत महंगा पड़ता है, तो इसका मतलब है सिर्फ काफ़ी हमें गवर्नमेंट में सपोर्ट है। मुझे ये बताइएगा कि खिलाड़ियों का तो आपने बता दिया कि $110 के हिसाब से उनको पेमेंट होगी। ये जो जापान टीम जा रही है जूनियर, इसके भी यही मामलात होंगे? और ये जो आपने कोचेज़ रखे हैं, इनके क्या मामलात हैं? कोचेज के सर हम इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अभी तो हमने टेम्पररी किया है, इनके साथ हम 2-2 साल की रिटेनरशिप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जब रिटेनरशिप पे आ जाएंगे तो जितनी देर वो सर्विसेज देंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इनके साथ निगोशिएट हो रही है और बायलैटरली हम आपस में एग्री कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो डॉक्टर सोहेल सलीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल बोर्ड के सरबराह रहे हैं, उनकी आपने खिदमत हासिल की है। जो जापान टीम जा रही है, इसके खिलाड़ियों को उन्होंने डोपिंग के हवाले से आगाही फराहम की, तो इसका ख्याल कैसे आया आपके जहन में? सर बात ये है कि मैं, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल डोपिंग की 2-3 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी, तो वहां मैं बड़ा परेशान हो गया जब रशिया को पूरे 200 मुल्कों में मलाइन किया गया कि इनके डोपिंग के सबसे ज्यादा स्कैंडल्स थे। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने पिछले कुछ सालों की डिटेल्स निकाली, तो हॉकी में नहीं लेकिन जनरली डोपिंग की कुछ ना कुछ हमारी शिकायतें वेट लिफ्टिंग में, कभी बॉक्सिंग में आती थी। तो दुनिया भर में आपका नाम बड़ा बदनाम होता है, आपकी रूल ऑफ लॉ, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और क्रेडिबिलिटी सिस्टम की हिट होती है। तो ये हमने रिसेंटली अभी एंटी डोपिंग अथॉरिटी बनाई थी, तो मैंने सलीम साहब को रिक्वेस्ट की, बुलाया और उनको मैंने कहा जी आप इन सब की, ना सिर्फ इनकी बल्कि पाकिस्तान में तमाम स्पोर्ट्स की आप अवेयरनेस वर्कशॉप्स करें, नेशनल प्रोविंशियल कॉलेजेस में जाएं, टीमें बनाएं, ट्रेनर्स बनाएं, ताकि इन बच्चों को पता चले कि कैरेक्टर बिल्डिंग, जीतना हारना वो बात की बात है, लेकिन इंसान को फेयरनेस में चले। तो और उनका मुझे फीडबैक बड़ा अच्छा है कि बच्चे बेचारों को कुछ पता नहीं था कि डोपिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मेडिसिन कौन सी नहीं लेनी चाहिए ड्यूरिंग उसकी पूरी हमने एक बुकलेट बना ली है जो उनको शेयर करेंगे। यासिर पीरजादा साहब, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड का चार्ज उनसे लेकर इजाफी दे दिया गया है। हॉकी फेडरेशन के मामलात भी आप देख रहे हैं, बैनुल सूबाई राब्ता डिवीज़न के सेक्रेटरी की हैसियत से भी आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ओवर बर्डन तो आप हो ही गए हैं। तो स्पोर्ट्स बोर्ड का जो आपको इजाफी चार्ज दिया गया है, वहाँ पर बड़े मामलात हैं,
तो ऐसा तो नहीं है कि आप हॉकी में जिस तंदही के साथ काम कर रहे थे, जांफिशानी के साथ काम कर रहे थे, निज़ाम बना रहे थे, थोड़ी आपकी तवज्जो जो है वो तकसीम हो जाएगी? नहीं सर, स्पोर्ट्स बोर्ड को भी मैं हॉकी की बेहतरी के लिए यूज करूंगा, ये भी आप याद रखें। और दूसरी बात कि मैं चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ मेरे पास 24 डिपार्टमेंट्स थे, तो हमने 24 हैंडल कर लिए, ये 3 है, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मोइनुद्दीन वानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आपके मंसूबे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप अपने जो अज़ाइम हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।